नमस्कार, 2019 का महाभारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। महाभारत के युद्ध में बाहुबलियों और अपराधियों की खैर नहीं। चुनाव आयोग सख्त है और उसने फरमान जारी कर रखा है कि अपराधी छवि वाले उम्मीदवारों को अपने अपराध का पूरा लेखा जोखा जनता को देना होगा। पूरी खबर तफसील से बताएंगे। साथ ही प्रियंका के चुनावी दौरे की कैसी है तैयारी, देंगे आपको पूरी जानकारी। साथ ही बताएंगे मोहम्मद के शहर ताजनगरी का सियासी मिजाज और चूड़ियों के शहर में कैसी है सियासी हलचल। तो चलिए करते हैं आज के सियासी महाभारत का शंखनाद। इस बार चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए ऐसे कड़े नियम बना दिए हैं जो आपराधिक इतिहास या छवि वाले प्रत्याशियों के गले की फांस बन गया है। चुनाव आयोग का फरमान है कि उम्मीदवारों ने अपनी जिंदगी में जो भी अपराध किए हैं उसका पूरा लेखा जोखा जनता को देना होगा। नेताजी को इसके लिए टीवी पर बाकायदा विज्ञापन देना होगा ताकि जनता उनकी कलाकारी से वाकिफ रहे। चुनाव आयोग ने बनाए सख्त नियम, प्रत्याशियों के गले की फांस बना नियम, खुद के अपराधों का करना होगा प्रचार, नियमों का पालन करना बेहद अनिवार्य। इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने ऐसे कड़े नियम बना दिए हैं कि प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने से पहले 10 बार सोचेगा। मतलब जिस भी प्रत्याशी का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या फिर उसकी छवि आपराधिक है तो उसे खुद ही अपनी इस प्रतिभा का प्रचार प्रसार करना होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने बेहद ही कड़े नियम भी बनाए हैं। पहले जरा उन नियमों को जान लीजिए। प्रत्याशियों को यह बताना होगा कि उनका आपराधिक इतिहास क्या रहा है। प्रत्याशी को प्रचार अवधि के दौरान ये बताना जरूरी होगा कि वो अपराधी है। प्रत्याशी को इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना होगा। जानकारी को समाचार पत्रों और लोकप्रिय टीवी चैनलों में कम से कम 3 अलग अलग तारीखों पर सार्वजनिक करना होगा। राजनीतिक दलों को भी अपने ऐसे उम्मीदवारों के बारे में अपनी वेबसाइट पर जानकारी देनी जरूरी होगी। हर जो प्रत्याशी चुनाव में आ रहा है उसको अपना आपराधिक रिकॉर्ड जब नामांकन भरता है तो उस समय देना होगा। उसकी सूचना उसे अपने दल को देनी होगी। राजनीतिक दल को उसे अपने वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा, अपलोड करना होगा। और साथ ही जब वो नामांकन भरेगा उसमें देगा और प्रमुख समाचार पत्रों में, कम से कम 3 प्रमुख समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों में अलग अलग समय पर लगभग 3 बार चुनाव से पहले उसको अपना आपराधिक रिकॉर्ड जनता के सम्मुख लाना है। जी हाँ, तो अगर कोई प्रत्याशी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उम्मीदवारों को अब एक संशोधित फॉर्म संख्या 26 भी भरना होगा। विज्ञापन का खर्च भी प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। और अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो राजनीतिक दलों पर मान्यता खत्म होने या निलंबित होने तक का खतरा मंडराता रहेगा। तो मुझे लगता है ये इलेक्शन कमीशन की ओर से केवल एक ऐसी पहल है जिसमें वो लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आपका कैंडिडेट ऐसा हो जिसकी छवि साफ़ हो। और इसके लिए हम कैंडिडेट से स्वयं ही कह रहे हैं कि वो बताए कि उसके ऊपर कितने मुकदमे हैं, क्योंकि ये जानकारी वैसे भी जब वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं तब उन्हें दाखिल करनी पड़ती है एक शपथ पत्र के साथ कि उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं। तो ये उससे एक कदम आगे पहुंच के, शपथ पत्र तो कोर्ट में जमा हो गया, उसको बहुत लोग नहीं देख सकते, लेकिन अगर उसी के आधार पे एक विज्ञापन दिया जाए तो ऐसा संभव है कि वो जानकारी कहीं ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। असल में पिछले कई सालों के दौरान संसद और विधानसभाओं में आपराधिक छवि के लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि उनके प्रत्याशी के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगे हैं, क्योंकि अक्सर नेता राजनीतिक दुश्मनी की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 2019 लोकसभा चुनाव में सभी उम्मीदवारों को अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी जनता को देनी है।
उन पर दर्ज मुकदमों के बारे में 3 बार कम से कम स्थानीय अखबारों और न्यूज़ चैनल्स में विज्ञापन देना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके उम्मीदवारी को चुनाव आयोग निरस्त कर देता है। इसके पीछे चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का मन ये है कि जनता जान सके कि जिस जनप्रतिनिधि को चुन रही है उसका चरित्र कैसा है। कैमरामैन प्रकाश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। अचानक चंद्रशेखर से मुलाकात कर सभी को चौंकाने वाली प्रियंका गांधी अब 17 मार्च को दोबारा उत्तर प्रदेश लौट रही हैं। पूर्वी यूपी प्रभारी प्रियंका इस बार एक तीर से कई निशाने लगाती नजर आएंगी। प्रियंका गांधी का सियासी दौरा, शुरू करेंगी चुनावी अभियान, एक तीर से लगाएंगी कई निशाने, जल यात्रा के बहाने सियासी तराने। तमाम फेरबदल के बाद कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी का यूपी दौरा अब तय माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब 17 मार्च को प्रियंका गांधी लखनऊ आएंगी, जहां लगातार पूरे दिन वो चुनाव से जुड़ी बैठकें करेंगी। 18 मार्च को प्रयाग से काशी जाने का कार्यक्रम तय किया गया है और ये नदी के रास्ते होगा। जी हां, तो लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी प्रियंका गांधी अब यूपी में अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रही है। तारीख मुकर्रर हो चुकी है। 17 मार्च वो तारीख है जब प्रियंका गांधी पूर्वी यूपी में पूर्ण रूप से अपने कदम रख देंगी। लखनऊ में एक दिन ताबड़तोड़ बैठकों के बाद प्रियंका प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगी। कार्यक्रम के मुताबिक प्रियंका गांधी 18, 19 और 20 मार्च को पूर्वी यूपी में रहेंगी। 18 मार्च को प्रियंका प्रयागराज से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी रवाना होंगी। प्रियंका गांधी प्रयाग से काशी तक की यात्रा मोटर बोट के माध्यम से कर सकती है। इस दौरान वो नदी किनारे बसे गांव में रुकते हुए लोगों से मुलाकात करेंगी। इस जल यात्रा के लिए कांग्रेस ने यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर बाकायदा अनुमति भी मांगी है। बताया ये भी जा रहा है कि पूर्वांचल प्रवास के दौरान प्रियंका वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर भी जा सकती हैं। यही नहीं, प्रियंका गांधी मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन भी कर सकती है। प्रियंका की इस जल यात्रा के कई अहम सियासी मायने हो सकते हैं, क्योंकि प्रियंका इस जल यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री के गंगा के बेटे होने के दावे पर प्रहार करेंगी। एक पहलू ये भी है कि गंगा किनारे बसे इन गांवों का जातीय समीकरण पिछले वर्ष से ज्यादा जुड़ा है और ये गांव अब तक विकास के दौर में भी काफी पीछे है। खैर, यूपी के सियासी समर में प्रियंका गांधी भले ही कुंभ जाकर संगम में डुबकी न लगा पाई हो, लेकिन अब प्रियंका मां गंगा की गोद का सहारा लेकर कांग्रेस की नैया पार लगाने की पूरी कोशिश जरूर करेंगी। यात्रा में जो भी नदी किनारे गांव हैं, वहां पर वो लोगों से मिलते हुए जाएंगी और यहां विकास की जो रफ्तार है उसका भी जायजा लेंगी। यानी यूपी के चुनावी समर में, इस चुनावी मैदान में जो अभियान है उसकी शुरुआत नदी के रास्ते प्रियंका गांधी करने वाली हैं। कैमरामैन रवि के साथ शिवानी शर्मा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं प्रियंका गांधी और लगातार अब दौरे की बात हो रही है। पिछला दौरा रद्द हो गया, अब 17 तारीख को माना जा रहा है कि वो एक बार फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात रोजाना की तरह हम कुछ लोकसभा सीटों की प्रोफाइल्स आपको दिखाते हैं, उनके बारे में अब आपको बताते हैं। आज बात करते हैं चूड़ियों के शहर की। जी हां, समझ रहे होंगे आप, ये बात फिरोजाबाद की हो रही है। फिरोजाबाद की लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए लकी सीट मानी जाती है। यहां से समाजवादी पार्टी की दूसरी पीढ़ी के नेता अक्षय यादव सांसद हैं। 2014 के चुनाव में उन्होंने यहां पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की और पहली बार लोकसभा में पहुंचे। हालांकि इस बार इस सीट पर एक ट्विस्ट देखने में आ रहा है। आइए जानते हैं कि फिरोजाबाद लोकसभा सीट का सियासी समीकरण कैसा है और वहां का इतिहास क्या कहता है। लाल लाल चूड़ियों के लिए मशहूर फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
जाट और मुस्लिम वोटरों के वर्चस्व वाली ये सीट वैसे तो सपा के लिए लकी सीट मानी जाती है, लेकिन सपा बसपा गठबंधन और शिवपाल यादव के सपा से अलग होने के बाद इस सीट की सियासी लड़ाई रोचक हो गई है, क्योंकि शिवपाल ने हाल में बयान दिया था कि वो इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं फिरोजाबाद सीट का सियासी इतिहास। इस सीट पर 1957 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। 1967 में सोशलिस्ट पार्टी ने यहां से चुनाव जीता। 1971 में कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की और 1977 से लेकर 1989 तक हुए कुल 4 चुनावों में भी कांग्रेस सिर्फ एक बार ही जीत पाई। 1991 के बाद लगातार 3 बार यहां बीजेपी जीती। बीजेपी के प्रभुदयाल कठेरिया ने यहां जीत की हैट्रिक लगाई। उसके बाद 1999 और 2004 में सपा के रामजीलाल सुमन ने बड़ी जीत हासिल की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी 2009 से इस सीट पर चुनाव लड़ा और जीते। हालांकि चुनाव के बाद उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया था। 2009 में कांग्रेस के राजबब्बर ने चुनाव जीता और 2014 में सपा नेता रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव ने यहां से बड़ी जीत हासिल की। लेकिन इस बार वोटरों का मिजाज बदला बदला सा है और मतदाताओं की जो मांग होनी चाहिए, यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, केवल आगरा यूनिवर्सिटी, और उस पर काफ़ी लोड है और यहाँ पर डिग्रियाँ वगैरह और तमाम शिक्षा के लिए यहाँ पर यहाँ के व्यक्तियों को, युवाओं को और छात्र छात्राओं को बहुत दूर तक जाना पड़ता है। देखिए, अभी लगातार आप देखते हैं डिबेट होती है तो राजनीतिक छींटाकशी में जो जनता के मुख्य मुद्दे हैं वो बहुत दूर हो जाते हैं। जनता के जो प्रमुख मुद्दे जिससे आम जन का जीवन प्रभावित होता है, पर्यावरण संरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपका नशाखोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है समाज में। आपकी WHO की रिपोर्ट आई है कि 23.7% लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, यानी हर चौथा व्यक्ति शराबी बन रहा है हमारे समाज में। फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें टूंडला, जसराना, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद और सिरसागंज सीटें शामिल हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक फिरोजाबाद क्षेत्र में 15% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या है, यानी मुस्लिम मतदाता यहां पर निर्णायक स्थिति में है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार यहां पर 17,40,554 वोटर हैं, जिनमें 9,50,489 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 7,89,981 महिला वोटर हैं। इसके अलावा 20,746 नए वोटर हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में इसमें से सिर्फ सिरसागंज की सीट पर समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी थी और बाकी सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं। 2009 के चुनाव में भी सीट पर मुस्लिम, जाट और यादव वोटरों का समीकरण बड़ी भूमिका निभा सकता है। जो भी सांसद हो वो फिरोजाबाद का हो, फिरोजाबाद के क्षेत्र का हो। हमारी फिरोजाबाद की जनता का यह दुर्भाग्य है कि पिछले 2 सांसद जो हुए हैं, एक कांग्रेस से थे, एक समाजवादी पार्टी से थे। दोनों सांसदों की ही जब फिरोजाबाद की जनता को जरूरत थी तो दोनों ही सांसद कभी या फिरोजाबाद की जनता के लिए उपलब्ध नहीं हुए। एक पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए, चरित्रवान व्यक्ति भी होना चाहिए। उसके बावजूद जो जहाँ ये फिरोजाबाद सिटी को जो बैंगल सिटी बोला जाता है, चूड़ी व्यवसाय को अव्वल दर्जे पर ले जाने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। उसको जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ की समस्या क्या है, यहाँ दिक्कत क्या है। पिछले चुनाव में यहाँ 67% मतदान हुआ था और बीजेपी सपा के बीच कड़ी टक्कर हुई थी। बात करें उम्मीदवार की तो अक्षय यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े। उन्हें 5,34,583 मत मिले, जो कि 48.4% रहे। वहीं बीजेपी से SP सिंह बघेल रहे, जिन्हें 4,20,524 मत मिले और 38% वोट मिले। बसपा की तरफ से विश्वदीप सिंह ने चुनावी मैदान में ताल ठोकी, जिन्हें 1,18,909 मत मिले। स्थानीय सांसद अक्षय यादव उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। वो मुलायम सिंह यादव के भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे हैं। अक्षय यादव ने 2014 के लोकसभा चुनाव से ही राजनीति में एंट्री ली और मोदी लहर के बावजूद जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। 16वीं लोकसभा में अक्षय यादव ने कुल 11 बहस में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा। अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने अपने फंड की 82% राशि खर्च की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट का सियासी समीकरण बदला बदला सा नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ सपा बसपा समर्थित प्रत्याशी ताल ठोकेंगे, वहीं दूसरी ओर कभी सपा का हिस्सा रहे शिवपाल यादव भी मैदान में उतर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए फिरोजाबाद से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। तो बदली हुई परिस्थितियां हैं, बदले हुए समीकरण हैं और चूड़ियों का शहर इस बार क्या कुछ कहने जा रहा है, ये यहां पर देखना होगा, क्योंकि समीकरणों के साथ साथ सियासत का रुख किस तरीके से बदलेगा फिरोजाबाद में। और शिवपाल यादव की एंट्री के बाद
ये समीकरण क्या समाजवादी पार्टी की जो एक गढ़ वाली सीट है वहां पर क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोकसभा चुनाव के लिहाज से ताज नगरी की, क्योंकि ताज नगरी आगरा का महत्व ज्यादा है। ये सीट दलितों का गढ़ मानी जाती है और कमोबेश सभी पार्टियां दलितों को साधने में जुटी हुई हैं। ऐसे में आगरा लोकसभा क्षेत्र के बारे में सब कुछ जानना बनता ही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। एक समय में आगरा लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन पिछले करीब 2 दशकों में इस सीट पर बीजेपी या सपा ही जीत दर्ज कर पाई है। 1952 से लेकर 1971 तक यहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि इमरजेंसी के बाद देश में कांग्रेस विरोधी लहर में भारतीय लोक दल ने यहां पर जीत दर्ज की। उसके बाद हुए लगातार 2 चुनाव यानी 1980 और 1984 में फिर यहां पर कांग्रेस ने बाजी मारी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस दोबारा इस सीट पर वापसी नहीं कर पाई। 1989 में जनता दल ने इस सीट पर कब्जा किया। उसके बाद 1991, 1996 और 1998 में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। 1999 और 2004 में सपा की ओर से राज बब्बर ने चुनाव जीता। अब जरा सुनिए यहाँ के स्थानीय वोटर क्या कहते हैं। पानी तो ठीक है, यहाँ लाइट भी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे जो सड़कों का जो है वो भी थोड़ा सा ठीक है, समझे, परंतु एक यहाँ पे मतलब है कि जो कार्य करता है वो ढंग के नहीं है। सड़कें हमारे गड्ढे हैं, नाले नहीं बन पा रहे हैं ढंग से, पानियों की निकासी नहीं है कहीं, और लोग कहते हैं कि पानी का बचाव करो। पानी का किस तरह से बचाव किया जाए जब पानी ऊपर आ रहा है, सड़कों पे फैला जा रहा है, उसका कोई मुद्दा मतलब कहीं उखड़ के आ ही नहीं रहा है। आगरा दलित और मुस्लिम वोटरों का गढ़ माना जाता है। यहाँ करीब 37% वोटर दलित और मुस्लिम हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ 18 लाख से अधिक वोटर थे, जिसमें 10 लाख पुरुष और 8 लाख महिला वोटर शामिल हैं। 2014 में यहाँ कुल 59% मतदान हुआ था। इनमें 5161 वोट नोटा में गए थे। आगरा लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें एतमादपुर, आगरा छावनी, आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर और जलेसर शामिल हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सियासी हलकों में चर्चा है कि आगरा लोकसभा सीट से मायावती खुद चुनाव लड़ सकती है। चुनाव में इलाके में हुई दलित उत्पीड़न की घटनाएं मुद्दा बन सकती हैं। हालांकि फिलहाल स्थानीय नौजवान दूसरे मुद्दों की बात कर रहे हैं। सर, रोडों पे जो गड्ढे हो रहे हैं, गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट वगैरह होता है। अगर सरकार यहाँ कहती है कि रोड सड़क बनाएंगे, डिजिटल इंडिया आगरा यूपी को बनाएंगे, अब जब जगह जगह पर गड्ढे हैं तो डिजिटल इंडिया कहाँ से बनेगा। बात अगर 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की करें तो बीजेपी के उम्मीदवार रमाशंकर कठेरिया को 5,83,716 यानी 54.5% वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे बसपा के नारायण सिंह सुमन को 2,83,453 यानी 26.5% वोट मिले। तीसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के महाराज सिंह ढांगर, जिनको 1,34,708 यानी 12.06% वोट मिले। स्थानीय सांसद रमाशंकर कठेरिया अपने बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं। वो इस समय अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। केंद्र सरकार में जिस दौरान ये मानव संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री थे, तब उनके ऊपर फर्जी डिग्री का आरोप लगा था। हालांकि विवाद के बाद हुए कैबिनेट विस्तार में उन्हें हटा दिया गया था। कठेरिया आगरा लोकसभा सीट से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। राजनेता होने के अलावा रमाशंकर कठेरिया एक लेखक भी हैं। उन्होंने समाज से जुड़े कई मसलों पर कुछ किताबें भी लिखी हैं। कठेरिया ने सांसद निधि के तहत मिलने वाले 25 करोड़ रुपए के फंड में से 97.65% रकम खर्च की। वैसे तो यूपी की सभी सीटें सियासी पार्टियों के लिए अहम हैं, लेकिन दलित वोटों को देखते हुए ये सीट सभी पार्टियों के लिए अहम कह सकते हैं।
अब सवाल ये है कि यहाँ के दलित मतदाता 2019 के लोकसभा चुनाव में ताज नगरी का ताज किसके सर सजाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए आगरा से हिमांशु त्रिपाठी की रिपोर्ट। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। कल राहुल गांधी देहरादून में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जिसे कांग्रेस का 2019 चुनाव का औपचारिक आगाज माना जा रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर कांग्रेस ने प्रचार के शंखनाद के लिए इस बार देवभूमि को क्यों चुना है। शनिवार को देहरादून का परेड ग्राउंड एक और चुनावी रैली और राजनीतिक घटनाक्रम का गवाह बनेगा। मौका होगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी रैली का। लोकसभा चुनाव के मौके पर सियासी जमीन उत्तराखंड की होगी, लेकिन संदेश पूरे देश के लिए होगा। खुद कांग्रेस के नेता मानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की देवभूमि उत्तराखंड में रैली के बड़े सियासी मायने हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वो पूरे राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत जो है उत्तराखंड से कर रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि है, वीर भूमि है, और ऐसी पवित्र जगह से मैं समझता हूँ जब एक संदेश पहाड़ों से जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान में जो है वो फैलेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि राहुल गांधी का राजनीतिक व्यवहार बदल रहा है। यही वजह है कि बीजेपी की विचारधारा को जवाब देने के लिए राहुल ने देवभूमि को चुना है और चुनावी मौसम में हिंदुत्व से लेकर राष्ट्रवाद तक जुड़ने के लिए उत्तराखंड से बेहतर जमीन नहीं हो सकती। तो वो देवभूमि से संदेश देना चाहते हैं पूरे देश में कि जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जो विचारधारा है और किस तरह विचारधारा की लड़ाई कांग्रेस इस चुनाव में 17वीं लोकसभा के चुनाव में लड़ेगी, ये मैसेज देने की कोशिश हो सकती है। अब देखना होगा कि शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2019 के चुनाव के लिए देश और देवभूमि को क्या संदेश देकर जाते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। लोकसभा चुनाव का बिगुल तो पहले ही बज चुका है। प्रदेश में लोकसभा की 5 सीटें हैं। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें हरिद्वार की सीट पर टिकी हुई हैं। इस बार यहां पर किसानों की भूमिका काफी अहम रहने वाली है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में सबसे अधिक किसान रहते हैं, जो चुनावों में अहम भूमिका निभाते हैं। इस बार भी किसी पार्टी के लिए किसानों को मनाना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि किसान सरकारों से नाराज चल रहे हैं। अभी हम अपनी रणनीति बना रहे हैं। हमारे हाईकमान का स्तर पर आदेश होगा, जैसा भी हाईकमान स्तर का आदेश होगा उसी के अनुसार यहाँ हरिद्वार में भी काम किया जाएगा। और जो भी बहिष्कार का होगा तो बहिष्कार करा जाएगा, और नहीं दूसरा कोई निर्णय होगा तो दूसरा निर्णय का डिसीजन जो भी लिया जाएगा वो हाईकमान स्तर के निर्णय का ही हम स्वागत करेंगे। हमारे पास आता रहे, जाता रहे, फोन सुनता रहे, किसी की समस्या का हल करो, ऐसे सांसद की जरूरत है। 5 साल के कार्यकाल में कितने खुश हो? हम खुश नहीं। किसान इस बार अपनी समस्याओं को लेकर आर पार के मूड में हैं, लिहाजा किसान भी इस बार रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसमें चुनाव बहिष्कार के साथ प्रत्याशियों के बहिष्कार का भी फैसला लिया जा सकता है। 2014 में आपको कहा था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, बताया तो कहाँ कर दी। और हम इन सारे कामों को करेंगे और इन गाँव में भी घूमने रोकेंगे ना। तमाम लोगों को इनके पर्चे देंगे, पर्चों पर जवाब होगा लिखित हम देंगे ना। जो कोई घोड़ा पत्र करते हम इन्हें घोड़ा पत्र देंगे अपना एक। तुमने क्या वादे करे थे, क्या करा, अपनी तनख्वाह कर ली दुगनी, थाना कुंचा पड़ रहा था आमदनी का। बहरहाल इस बार हरिद्वार के किसानों को मनाना पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती होगी। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस के साथ गठबंधन की अटकलों पर शिवपाल ने विराम लगाया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने कांग्रेस को झटका दिया है। 1 महीने से कांग्रेस ने सिर्फ लटकाया। शिवपाल यादव ये बात कह रहे हैं, हमें आश्वासन देते रहे और फिर अपनी लिस्ट जारी कर दी। जो मोर्चा बना है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, उसे भी मैंने कहा हमने कांग्रेस से भी 1 महीना इंतजार किया। रोज आश्वासन का आश्वासन, मीटिंग भी करते रहे, लेकिन सूची जारी कर दी। अब सूची जब जारी हो गई, अब आई है जनता की बारी, इसलिए अपनी बारी का भरपूर लाभ उठाइए। देश का सबसे बड़ा नेटवर्क यानी न्यूज़ 18 आपसे अपने लोकतांत्रिक हक का इस्तेमाल करने की अपील करता है।
लोकतंत्र हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया हमें एक बहुमूल्य उपहार। अब समय आ गया है कि हम इसकी गरिमा को और मजबूत बनाएं। भारत 17वें लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है, तो ये समय हमारा है कि हम लोकतंत्र के इस जश्न में शामिल हो जाएं, एकजुट हो जाएं, अटूट बन जाएं, अपने लोकतंत्र की अभूतपूर्व मिसाल का विश्व में प्रदर्शन करें, गौरवान्वित करें अपने देश को। बंदूक की गोली से भी शक्तिशाली है इस वोट की ताकत, तलवार का पराक्रम भी इसके सामने क्षीण है। नेटवर्क 18 प्रस्तुत करता है लोकतंत्र के इस जोश को। बटन दबाओ, देश बनाओ, एक अभियान जो आपको अपने सपनों का देश बनाने के लिए प्रेरित करता है। लोकतंत्र जिसके लिए आपका दिल धड़कता है। देश को आपकी जरूरत है। आगे आए और मतदान करें। सुनिश्चित करें कि मतदान सूची में आपका नाम है, या फिर मतदान कार्यालय में जाकर अपना नाम पंजीकृत करवाएं। बटन दबाओ, देश बनाओ। नेटवर्क 18 की पहल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।